और वहीं यूपी में फिरोजाबाद में एमएलसी चुनाव, नवरात्र, रमजान को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है और मंदिरों में आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत और सशक्त करने के लिए पुलिस ने बीएसएफ के साथ पैदल मार्च निकाला है और जिले में जगह जगह पर चेकिंग भी की गई। हम लोग फ्लैग मार्च और चेकिंग कर रहे हैं। इस समय एमएलसी का चुनाव होने वाला है। रमज़ान का महीना चल रहा है, नौ दुर्गा का भी समय चल रहा है, जगह जगह मेले भी लगे हुए हैं, तो जो इसलिए हमारी चेकिंग और फ्लैग मार्च लगातार चल रही है। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी काफी संजीदा और एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी के चलते पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शहर में लगातार सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त किया जा रहा है। बताते चले कि मुरादाबाद में जहां अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए एडीजी बरेली जोन राजकुमार ने कई कार्यक्रमों में शिरकत कर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, तो वहीं दूसरी तरफ एडीजी बरेली जोन द्वारा शहर में भी मुख्य बाजारों में डीआईजी और एसएसपी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पैदल गश्त भी की गई। और मुख्य रूप से इसका मकसद और इसका उद्देश्य यही है कि आम लोग सुरक्षित महसूस करें और उनके मन में रहे कि पुलिस हमेशा उनके साथ है। डीआईजी मुरादाबाद और एसएसपी मुरादाबाद और उनके सभी अधिकारियों के साथ आज यहाँ पर पैदल पेट्रोलिंग की गई इस मार्केट प्लेस में। मुख्य रूप से इसका मकसद यही है कि आम जनमानस में पुलिस की प्रति, सुरक्षा की प्रति सुरक्षित महसूस करें अपने आप को, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो पुलिस उपलब्ध है। आने वाले दिनों में त्यौहार नवरात्रि का रमजान माह है, उसको लेकर के भी सभी आम जनमानस को आश्वस्त करना चाहूँगा, पुलिस सदैव आपकी सेवा में तैयार है और हम लगातार इस तरह की पैदल गश्त जारी रखेंगे। और वहीं मुरादाबाद से आपको खबर बताएं जहां पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के भगवंत सिंह डिग्री कॉलेज कुआंखेड़ा खालसा में नकल गैंग का पर्दाफाश करते हुए मौके से 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके बाद से अब तक नकल गैंग मामले में गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की संख्या 28 हो चुकी है। एसएसपी बबलू कुमार के मुताबिक 2 और लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी तलाश अभी की जा रही है और जो लोग गैंग बनाकर इस प्रकार की चीटिंग करवा रही हैं, नकल करवा रही हैं, सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र में एक कुआंखेड़ा गांव है जहां बीएस इंटर कॉलेज जो कि एग्ज़ाम का सेंटर है, ये सूचना मिली कि इन्हीं का जो दूसरा कॉलेज है बीएस डिग्री कॉलेज, जो उसी गांव में तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है, वहाँ कुछ लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इस सूचना पर डीआईओएस और उनकी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को हम लोगों ने तत्काल भेजा और उसको रेड करने के उपरांत वहाँ से 22 लोग एक कमरे में थे जो 15 लोगों के लिए आंसर शीट लिख रहे थे और उन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया, पूरी छानबीन की गई। कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीआईओ साहब के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सहारनपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, पुलिस और एसओजी की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और 10 घंटों में बदमाशों से पुलिस की दूसरी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हैं और 3 फरार हैं। संभल की कुख्यात ध्याना गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सदर बाजार एसएचओ हरेंद्र सिंह और एक सिपाही इस पूरी मुठभेड़ में घायल है और भारी मात्रा में असलहा, नकदी और कार बरामद की जा चुकी है। तो सदर बाजार एसएचओ हरेंद्र सिंह और सिपाही घायल बताए जा रहे हैं। भारी मात्रा में बदमाशों के पास से असलहा और नकदी और साथ ही एक गाड़ी बरामद की गई है, एक कार बरामद की गई है। तो 10 घंटे में बदमाशों से पुलिस की दूसरी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हैं और 3 फरार अभी भी बताए जा रही हैं, जिनकी तलाश लगातार अभी कर रही है पुलिस। तो सदर बाजार एसएचओ हरेंद्र सिंह और एक सिपाही भी इस मुठभेड़ में घायल है। भारी मात्रा में बदमाशों के पास से पुलिस ने असलहा, नकदी और कार बरामद कर ली है। सहारनपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 10 घंटे में बदमाशों से पुलिस की ये दूसरी बार मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए हैं, जबकि 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।
फिरोजाबाद से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर शराब अब बिना खाद्य लाइसेंस के नहीं बिक पाएगी और इसके लिए सभी दुकानों को खाद्य लाइसेंस लेना ही होगा। इसी क्रम में देशी, अंग्रेजी और बियर की दुकानों के मालिकों को खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना होगा। बताते चले कि प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से हुई सैकड़ों मौतों को संज्ञान में लेकर सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। इस पूरे मामले में डिप्टी कमिश्नर सुधीर कुमार सिंह ने ये कहा कि लाइसेंस लेना जरूरी और अनिवार्य है और बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान चलती हुई अगर मिली तो उसके खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई भी होगी। देखिए, जो हमारा नया अधिनियम आया है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, वो ऑलरेडी इन्फोर्स हो गया है 2011 से प्रदेश में। कतिपय कारणोंवश जो शराब आपका आबकारी विभाग था, उसकी जो दुकानें थी, उनको अभी तक कवर नहीं किया जा सका था खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन में। उसके लिए शासन स्तर से अब निर्देश जारी हो गए हैं कि इन दुकानों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस पंजीकरण के दायरे में लाया जाए और इसके लिए मुख्य सचिव महोदय ने, हमारे विभाग से प्रमुख सचिव महोदय ने पत्र इशू कर दिया है और हम आबकारी विभाग से समन्वय स्थापित करके उक्त कार्रवाई को पूर्ण करवा रहे हैं। इसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। मथुरा से बड़ी जानकारी मिल रही है, वो भी आपको बता दें। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने 3 महिला श्रद्धालुओं को रौंदा है। परिक्रमा लगा रहे श्रद्धालुओं पर ये कार चढ़ाई गई है और इस पूरे हादसे में तीनों महिला गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो हादसे में तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल भी हुई हैं और तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इलाज अभी जारी है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां पर वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है और परिक्रमा कर श्रद्धालु वापस लौट रहे थे कि हादसा हुआ। तो वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है और तेज रफ्तार कार ने 3 महिला श्रद्धालुओं को रौंदा है। और ये हादसे के बाद की तस्वीरें आप देखिए, कार ने 3 महिला श्रद्धालुओं को रौंदा है। 3 श्रद्धालुओं पर ये कार चढ़ाई गई है। तो हादसे में तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इलाज अभी तीनों महिलाओं का चल रहा है। तो कार ने 3 महिला श्रद्धालुओं को रौंदा है। बताते चले कि एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है यूपी के मथुरा में। हाँ जी, रेफर कर दिए। जो 3 आए थे, 2 ऑनसेंस पेशेंट थे, उन्हें एसएल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया हमने। एक का नाम निशु है, जो ऑनसेंस पेशेंट थी, उम्र है 30 साल, ठीक है। और एक प्रिया, उसकी उम्र है 20 साल, ठीक है। और खुशी, उसकी उम्र है 19 साल। और वहीं प्रतापगढ़ जिले में अयोध्या प्रयागराज नेशनल हाईवे पर टैंकर से गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। इस पूरी घटना की जानकारी पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस टीम ने लीकेज टैंकर के आसपास से 3 किलोमीटर तक वाहनों का आवागमन रोका और मामले की गंभीरता को देखते हुए भूपिया मऊ से सराय सागर तक के रास्ते को बंद किया गया। वहीं गैस के रिसाव को लेकर रोकने के लिए प्रयागराज से स्पेशल टीम को भी बुलाया गया। और वहीं ग्रेटर नोएडा से अब अगली खबर आपको बताएं, जहां पर दादरी क्षेत्र में भीषण आग का मामला सामने आया। नवीन मंडी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो ये तस्वीरें देखिए आग की, यूपी के ग्रेटर नोएडा की ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सूखी झाड़ और कबाड़ में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप ले लिया। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी और जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। ग्रेटर नोएडा थाना दादरी क्षेत्र के नवीन मंडी का ये पूरा मामला है। मेरठ से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के पोदीपाड़ा में अचानक टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद गोदाम में रखा टेंट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया।
जी ये अजय अजय सन ऑफ रामगोपाल की टेंट की कोई दुकान है। इसमें शॉर्ट सर्किट से शायद आग लग गई है। और लगभग कितने का नुकसान है इसमें? नुकसान की अभी तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो तो ये लाइट बंद है एक बार आग पूरी बुझ जाएगी उसके बाद अंदाज़ा लगाया जाएगा उसका। अभी तो कोई अंदाज़ा नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ अभी तो आग पर पूरा कंट्रोल है। लगभग कितनी दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची? दमकल की 3 गाड़ियाँ पहुँच गई थी यहाँ पर, एक घंटाघर से और 2 पुलिस लाइन से अतिरिक्त गाड़ियाँ मंगाई गई थी। कितना टाइम हो गया आपको लगे थे? आग की सूचना लगभग कितने बजे आई थी? 11 बजे। लगभग 11 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी। तत्काल हमने घंटाघर से एक गाड़ी रवाना करी थी। उसके साथ ही एक गाड़ी हमने फायर स्टेशन पुलिस लाइन से भी रवाना करी थी। और दूसरी गाड़ी मंगाई। और आग में जब थोड़ा सा पानी कम पड़ा तो एक और गाड़ी मंगाई। टोटल 3 गाड़ियाँ। उन्नाव जिले के कानपुर लखनऊ हाईवे पर खड़े ट्रक को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी और टक्कर के बाद ट्रक में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और बीच रोड पर ट्रक धू कर चलने लगा। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में ट्रक चालक घायल बताया जा रहा है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जौनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर शाहगंज नगर के गुप्ता गली में सलमा क्लॉथ स्टोर में भीषण आग लग गई। जहां घटना की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी और स्थानीय लोग पहुंचे, आग को बुझाने में जुटे रहे। वहीं दुकान में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है। दुकान में आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं है। तो क्लॉथ सेंटर में ये आग लगी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। यूपी लाइव में रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 13वीं बोर्ड बैठक में डेवलपमेंट प्लांट को रखा गया और बैठक में डेवलपमेंट प्लांट पर मुहर भी लगाई गई है। आपको बताते चले कि यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीईओ की तरफ से ये बताया गया है और ये जानकारी दी गई कि जेवर एयरपोर्ट का लेआउट प्लान पहले पास हो चुका है और अब डेवलपमेंट प्लान पर मुहर भी लगाई गई है। और यहीं पर YIPL ने डेवलपमेंट प्लान बनाकर नियाल को सौंपा था। वहीं पर नियाल ने इस डेवलपमेंट प्लान का तकनीकी परीक्षण भारत सरकार की कंपनी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से कराया। जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको दूर करने के लिए कहा था और YIPL ने उन खामियों को दूर करके डेवलपमेंट प्लान नियाल को सौंप दिया है। और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीईओ अरुणवीर सिंह ने ये जानकारी दी और बताया कि प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में जेवर एयरपोर्ट के पास योजना को मंजूरी दे दी गई है और अब एयरपोर्ट के काम में और तेजी लाई जाएगी और तीव्रता लाई जाएगी। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने यह भी जानकारी दी और बताया कि एयरपोर्ट की विकासकर्ता ज्यूरिख एयरपोर्ट की SPV यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना के लिए डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है और इसका परीक्षण इंजीनियर इंडिया लिमिटेड कंपनी ने किया है। देखिए, डेवलपमेंट प्लान पहले मास्टर प्लान इसका अप्रूव हुआ था, अब डेवलपमेंट प्लान सबमिट हुआ है। बेसिकली डेवलपमेंट प्लान एक बार जब अप्रूव हो जाएगा तो मौके पर रनवे का और टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। उसका कल अनुमोदन जो है नायल बोर्ड ने कर दिया है। लखनऊ में कल इसकी बैठक हुई थी। बेसिकली इसमें कॉमन होल्डिंग सिक्योरिटी एरिया को अभी अप्रूव नहीं किया गया, जैसा कि ज्यूरिख की टीम चाहती थी कि विदेशों में जैसे होता है कि अराइवल और डिपार्चर जो डोमेस्टिक में होता है वहाँ उसको सेपरेट नहीं करते सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उसकी सहमति नहीं दी है, तो कॉमन सिक्योरिटी होल्डिंग एरिया को छोड़ते हुए जो है संशोधित डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दी गई है। और अभी कोडी के लिए जो जहाज़ हैं उनके लिए अभी ये पहला रनवे बन रहा है। इस रनवे की लंबाई 39 मीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 60 मीटर है। तो ये रनवे जो है इसमें अभी इंटरनेशनल भी इसमें उड़ानें हो सकती हैं। अभी कोड एफ के लिए भी फ्यूचर में इसमें SOP के साथ 75 मीटर की जो विंग होती है उसके लिए भी यहाँ पर SOP के जरिए उन जहाज़ों को भी यहाँ से उड़ाया जा सकता है।
और वहीं दूसरी तरफ जौनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और 12 अप्रैल को विकास भवन में मतों की गणना होगी, यानी काउंटिंग होगी। बताते चले कि इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी खुद मतदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका कार्यकाल 7 मार्च को खत्म हो गया और वही चुनाव को सकुशल और अच्छी तरीके से संपन्न कराने के लिए जनपद को 6 जोन और 22 सेक्टर्स में विभाजित कर दिया गया है, जबकि मतदान के लिए जिले में कुल 22 केंद्र बनाए गए हैं और जहां पर कुल 4031 मतदाता हैं और इसके अलावा सभी ग्राम प्रधान, बीडीसी, नगर पालिका और पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा और विधानसभा सदस्य मतदान करेंगे। जिले में शांतिपूर्ण और सकुशल मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त प्रबंधन को देखते हुए पीएसी, राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जाएगी। वहाँ पर भी ये स्लिप लगी। 22 केंद्र हैं, अलग अलग तहसील में अलग अलग ब्लॉकों पर ये बूथ बनाए गए हैं और कुल 4031 वोटर्स हैं, जिनकी लिस्ट बहुत पहले हम लोगों ने पब्लिश भी कर दी थी और किस वोटर का किस बूथ पे वोट डालना है ये भी बाकायदा सबको बता दिया गया है। सारे वोटर्स को हम लोगों ने एक वोटर पर्ची भी कि किस तरह वोट डालना है, ये भी ब्लॉकों के माध्यम से हम लोग भिजवा रहे हैं और जहाँ जहाँ पे केंद्र है वहाँ पर भी ये स्लिप लगी रहेगी, बड़ा पैम्पलेट कि किस तरह से उनको वोट डालना है। किसी भी वोटर को कुछ लेके आने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पे जो हम लोग पेन उपलब्ध कराएंगे उसी पेन से उनको वहाँ पे नंबर डालना है जिस भी प्रत्याशी को वो चाहें। कुल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे ज़िले को हम लोगों ने कुल 22 सेक्टर में बांटा है और हर बूथ पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 6 जोन बनाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स भी हमारे पास 1 कंपनी 3 प्लाटून आ चुकी है। ज़िले की फोर्स है, पीएसी है, तो सारी तैयारियां हमारी पूरी है और 9 तारीख को सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम को 4 बजे तक चलेगी। तो पूरी हम लोग को उम्मीद है कि शांतिपूर्ण मतदान से। यूपी में दूसरी बार सत्ता में आई योगी सरकार ने बिजनौर में भी बुलडोजर एक्शन दिखाया है। दरअसल कई बीघे सरकारी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने वाले हत्या के आरोपी की जमीन पर पुलिस प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। बताते चले कि बिजनौर से सटे स्वाडेही इलाके में 26 मार्च को देवेंद्र नाम का राशन डीलर अपने खेत में काम कर रहा था कि इसी दौरान बीच गांव के ही राम बहादुर नाम के एक व्यक्ति ने दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दबंग राम बहादुर ने अपने ही गांव में 2329 हेक्टेयर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। हालांकि मुख्य आरोपी समेत कई हत्यारे अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं और बिजनौर पुलिस प्रशासन ने टीम गठित कर मुख्य आरोपी राम बहादुर के चंगुल से आज बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। विगत दिनों कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम स्वाहेड़ी में लकड़ी के फाड़े को लेकर जो हत्या की वारदात हुई थी, उसमें नामित अभियुक्त राम बहादुर ने ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। आज प्रशासन के सहयोग से उस कब्जे को हटाया गया, उस पर बुलडोजर चलाया गया, कब्जा मुक्त करा ली गई जो सरकारी जमीन उन्होंने कब्जा की हुई थी। और नोएडा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर हत्यारों से पहले एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। दरअसल आपको बताते चले कि महिलाओं की सुरक्षा पर पेट्रोलिंग और चेकिंग भी की जा रही है। त्योहारों में खासा एक्टिव और सतर्क जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो नजर आ रहा है। सभी जोन की डीसीपी, एडीसीपी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की निरंतर लगातार चेकिंग भी की जा रही है। तो नोएडा में त्योहारों से पहले एक्शन मोड पे पुलिस जो है वो नजर आ रही है। महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और लगातार पुलिस की जो निगरानी है वो बनी हुई है। तो सीपी के निर्देश पर बाजारों में भी पैदल मार्च किया गया है। सभी जोन के डीसीपी, एडीसीपी मौजूद रही हैं पुलिस बल के साथ। एसीपी और थाना प्रभारी भी शामिल रही हैं। सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला है। संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों को चेक किया गया है। बताते चलें कि पैदल मार्च के दौरान पुलिस की तरफ से सार्वजनिक जगहों पर, स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों की चेकिंग भी की गई और शराब की दुकानों के आसपास के सभी दुकानदारों और होटल्स को किसी भी व्यक्ति को शराब ना पिलाने की चेतावनी भी दे दी गई है। और वहीं पुलिस अधिकारियों ने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं से बातचीत करते हुए उनसे उनकी समस्याओं और
परेशानियों के बारे में पूछा और पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया गया है। और वहीं पीलीभीत के थाना दियोरिया के ग्राम कुंसमा में एक मजदूर की मिट्टी के ढेर के नीचे दब जाने से मौत हुई है। बताते चले कि मजदूर गोधन लाल ईंट पाथने के लिए गारा बना रहा था कि अचानक ऊपर से मिट्टी का ढेर मजदूर के ऊपर जा पड़ा और आनन फानन में साथ में मौजूद साथियों ने मिट्टी के नीचे दबे मजदूर को निकाला, लेकिन तब तक उस मजदूर की मौत हो चुकी थी।